स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित। और इसी में हम देखने वाले हैं चैप्टर 14 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु से संबंधित। तो यहाँ पर इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, क्या इनके उत्तर हैं और बोर्ड ने किस प्रकार के क्वेश्चन इससे दिए हैं। और अब आपको बताना चाहते हैं कि बोर्ड लगभग सभी प्रकार के जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है उनको और भी अपडेट किया है। पहले उनकी संख्या कम थी और अब उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, आपको जो भी क्वेश्चन शेष है, जैसे मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं और कोई क्वेश्चन अब अपडेट हुए हैं तो आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन भी उपलब्ध हो जाएंगे। आप इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है। तो देखिए क्वेश्चन फिर यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसमें लिखा सा प्रोटीन यहाँ पर रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है। तो यहाँ पर ये सा नहीं है, कौन सा प्रोटीन होगा, है ना। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 का अभिगमन करता है, तो वो प्रोटीन जो होता है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है ये रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये परिवहन करता है। तो ऑप्शन 4 जो होगा ये हमारा यहाँ पर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका संचयन किस रूप में होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, है ना। पादपों के अंदर स्टार्च सेल्यूलोज के रूप में होता है और मनुष्य के अंदर ये ग्लाइकोजन के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप भी अपना उत्तर कमेंट्स के रूप में जरूर दें। आप कौन सा उत्तर चुनेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में। चलिए अगला यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड डी ग्लूकोज। तो ये शर्करा जो है मानव रक्त में सबसे ज्यादा विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में धातु होती है। तो विटामिन B12 में जो धातु होती है वो धातु होती है कोबाल्ट, जिसे हम CO से प्रतीक से दर्शाते हैं, है ना। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है। तो दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है उसे हम कहते हैं लैक्टोज शुगर, जो कि एक प्रकार की डाइसैकेराइड होती है ना। तो लैक्टोज यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन ग्लिसराइड नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है, तो यहाँ पर उत्तर होगा साबुन। तेल, वसा, फास्फोलिपिड ये ग्लिसराइड की श्रेणी में आते हैं। और साबुन जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम की वशीय अम्लों का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। तो 4 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP के रिक्त स्थान अणु उत्पन्न होते हैं। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर ATP के कितने अणु उत्पन्न होते हैं, तो इसमें 38 अणु जो होते हैं, 38 अणु जो होते हैं ये इसमें उत्पन्न होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में हमारा रिक्त स्थान की कमी से आंखों का रोग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन जो A होता है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है और ये आंखों से संबंधित रोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विटामिन जो K होता है, ठीक है ना, विटामिन K रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विकृतीकरण प्रोटीन की रक्त स्थान संरचना को प्रभावित नहीं करती है। तो विकृतीकरण जो होता है प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो प्रभावित नहीं होती है। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हीमोग्लोबिन आयरन का रक्त स्थान यौगिक है। और ये क्वेश्चन हमारे जो F और D ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर था ना उसमें भी आया था। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन का कैसा यौगिक होता है, तो ये होता है संकुल यौगिक। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा संकुल यौगिक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जंतु एवं पौधों से प्राप्त तेल या जो वसा होते हैं उन्हें हम रक्त स्थान कहते हैं। तो इन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा लिपिड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन के एकलक का नाम बताइए। तो प्रोटीन के एकलक का नाम जो होता है ये होता है एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमिनो अम्ल हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम लिखिए। तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। तो एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा उत्तर। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एमिनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो एमिनो अम्लों को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है पेप्टाइड बंध, ठीक है।
पेप्टाइड बंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडिन होता है? तो आरएनए जो होता है उसमें थायमिन के स्थान पर कौन होता है? यूरेसिल होता है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा यूरेसिल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण लिखिए। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का हम कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज या फिर फ्रैक्टोज भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। ये C6H12O6, चाहे आप सूत्र लिखें O6 या नाम लिख दें। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित जो डाइसेकेराइड शर्करा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये हम देख ही चुके हैं, उसे हम लैक्टोज कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा लैक्टोज। चलिए आगे यहां पर हमें सही जोड़ी को मिलान करना है, और सही जोड़ी को किस प्रकार से मिलान करेंगे? तो देखिए यहां पर स्टार्च जो है, तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च का मिलान हम कर देंगे पॉलीसेकेराइड से। इसी के साथ राइबोज शर्करा जो है, तो राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में, तो राइबोज शर्करा आरएनए। इसी के साथ बायोटिन है, बायोटिन बालों का झड़ने से संबंधित है, ये हो जाएगा बालों का झड़ना। विटामिन B12 अरक्तता से संबंधित है, विटामिन B12 अरक्तता। विटामिन ए रतौंधी, तो विटामिन ए को रतौंधी से मिलान कर देंगे। इसी के साथ में है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का विषम पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सही जोड़ी का मिलान इसमें कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज एक प्रोटीन है, सत्य असत्य के रूप में बताना। तो ग्लूकोज जो होता है एक प्रोटीन नहीं होता है, ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, सॉरी मोनोसेकेराइड होता है, पॉली नहीं है ना, एक मोनोसेकेराइड होता है। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा कथन हमारा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्टार्च का जब जल अपघटन कराते हैं तो उससे पहले सुक्रोज, और सुक्रोज का अपघटन होगा तो ग्लूकोज। तो इस प्रकार से ये सत्य होगा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो बिल्कुल एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, ये कथन हमारा सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं। तो ये कथन असत्य होगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक रोग होता है ना, तो ये असत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है। तो जी बिल्कुल सही है, अंडे को उबालने से प्रोटीन जो होती है वो विकृत हो जाती है, इसलिए अंडे के भीतर भरा हुआ द्रव जो होता है वो अर्ध ठोस स्थिति में आ जाता है उबालने पर। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंसुलिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ये गलत होगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी जब होती है तो डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह, शुगर की बीमारी, है ना, तो ये गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मॉलिस परीक्षण देता है। तो मॉलिस परीक्षण कौन देता है? तो मॉलिस परीक्षण देता है शर्करा विलयन, है ना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचना से संबंधित हैं। तो प्रोटीन की जो संरचना होती है उससे संबंधित कौन है? तो हम जानते हैं कि प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें पेप्टाइड बंध जो होते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इससे संबंधित जो होगा हमारा पेप्टाइड बंध, ये सही उत्तर होगा, फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की संरचना संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन जो है ये 2 बार रिपीट हो गया है, पेप्टाइड बंध हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए में शर्करा है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें होती है। तो फर्स्ट वाला जो विकल्प होगा यही हमारा इसमें उत्तर होगा, फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों में कोशिकाओं का निर्माण निम्न के द्वारा होता है। तो जीवधारियों में कोशिकाओं का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सेकंड होगा ये इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन वृद्धि, मरम्मत, इन सभी चीजों को कार्य करता है ना। तो वृद्धि और मरम्मत करना, यानी कि वृद्धि करना, नई कोशिकाओं की आवश्यकता होगी तो कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण दिया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्टार्च में हम आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्च हमारा उत्तर हो जाएगा। एंजाइम के द्वारा प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं। तो जब हम एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, एमिनो अम्ल की से बना हुआ एक जटिल यौगिक होता है। तो हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एमिनो अम्ल। तो फर्स्ट विकल्प ही इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं, आरएनए और डीएनए, और ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अब इनमें कौन सा यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है? तो थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन, ये सभी होते हैं, परंतु यहाँ पर एक अलग से नाम दिया है एमिनोपिरिडिन, ये इसमें उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक है। तो जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक कौन होता है? तो वो होता है एटीपी। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर। चलिए
अगले क्वेश्चन को लेते हैं। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड एककों को बांधने वाला बंध कौन सा है? ग्लाइकोसाइड बंध, न्यूक्लियोसाइड बंध, ग्लाइकोजन बंध या फिर पेप्टाइड बंध। तो देखिए पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, तो इनमें जो बंध होता है वो बंध होता है ग्लाइकोसाइड बंध। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है निम्न का। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये किसका बहुलक होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड भी है और टाइड भी है, तो ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का है ना। तो ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में विलय विटामिन से है। तो जल में विलय विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं जल में विलय विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकेंड होगा बी, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए इसे हटा करके सी विकल्प भी दिया जाए तो ध्यान रखना आप सी भी होता है। फिर है ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज जो है एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। ये सेकेटाइड लिखा है तो ये सेकेटाइड नहीं है, सेकेराइड है ना। तो ग्लूकोज एक प्रकार का एक मोनोसेकेराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कहलाता है। तो दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड जो होता है इसे हम कहते हैं लैक्टोज शुगर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला लैक्टोज। चलिए रक्त का थक्का जमने के लिए उपयोगी प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी प्रोटीन उपयोगी होती है? तो देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होती है ये जरूरी होती है। तो रक्त के थक्के जमने के लिए प्रोटीन जरूरी है, वो है फाइब्रिनोजेन। चलिए तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा फाइब्रिनोजेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऊतकों का जो निर्माण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ऊतक बनते कोशिकाओं से, कोशिकाएं प्रोटीन की वजह से बनती हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा इसमें हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? तो हमने देखा था कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु यहाँ पर प्रोटीन नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक। अब नाइट्रोजन युक्त जो जटिल यौगिक होता है तो नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक प्रोटीन ही होता है और प्रोटीन को ही हम कहते हैं। तो प्रोटीन बोल दें या फिर हम नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक बोल दें। तो यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक, ठीक है ना। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और यहाँ पर प्रोटीन को थोड़ा सा परिभाषित कर दिया नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? अब देखिए यदि हम देखें तो पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो स्टार्च भी होता है और सेल्यूलोज भी होता है। पर यहाँ पर चूंकि सेल से संबंधित बात पूछी गई कि कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, तो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाएं बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है ना, कोशिकाएं पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्ति सेल्यूलोज की ही बनती है। और रही बात स्टार्च की, तो स्टार्च जैसे पौधे के अन्य भाग बीज है इनमें ये उपस्थित होता है, बीजों में। तो कोशिकाओं के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो ये सेल्यूलोज फिर उत्तर बनेगा हमारा। हालांकि सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों ही पादप के अंदर उपस्थित रहने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीयक एमीन है। तो यहाँ पर हमें तृतीयक एमीन का सूत्र पहचानना है कि तृतीयक एमीन का सूत्र कौन सा है। चलिए थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको। देखिए तो तृतीयक एमीन यहाँ पर हमारा जो होगा ऑप्शन फोर्थ वाला होगा जिसमें लिखा है R3N। तो तृतीयक एमीन मतलब इसमें 3 एल्किल समूह और 1 नाइट्रोजन होता है, तृतीयक एमीन होगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित एमीन का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर हमें मिश्रित एमीन को पहचानना है और मिश्रित एमीन का जो सूत्र यहाँ पर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ इसमें C6H5NHCH3 और जिसे हम मेथिल फेनिलामीन भी कहते हैं। तो इसका नाम है मेथिल फेनिलामीन, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमीन का सूत्र है। तो एमीन का सूत्र कौन सा है? तो एमीन का जो सूत्र होगा वो होता है RNH2। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट होगा RNH2 ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए तो यहाँ पर आज के हमारे केमिस्ट्री के जैव अणु से संबंधित जो चैप्टर था इससे संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही अगले एक और नए किसी वीडियो के साथ।